हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से इस वीडियो लेक्चर में। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ऊष्मा और तापमान के बारे में पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स वो डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स उससे जुड़े हुए जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा गतिकी होती क्या है। तो देखिए, ऊष्मा गतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य में परस्पर संबंध की व्याख्या की जाती। यानी ऊष्मा और जो यांत्रिक कार्य है, मैकेनिकल वर्क है, यहां पर इस पॉइंट को समझना होगा कि यांत्रिक कार्य क्या होते हैं। हमारे आसपास जो भी भौतिक कार्य हो रहे हैं, जैसे गाड़ियां चल रही है या इसी तरह से कोई वस्तु जो है वो गति कर रही है, या इस तरह से मान लीजिए कि कोई मशीन जो है वो काम कर रही है, तो ये सब जो है वो यांत्रिक कार्य है। यानी भौतिक जीवन में जितने भी कार्य हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं या जिनका प्रभाव हम देख पा रहे हैं, उनको हम मैकेनिकल वर्क या यांत्रिक कार्य कहेंगे। तो ऊष्मा और यांत्रिक कार्य का जो परस्पर संबंध है, इनका अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है, भौतिक विज्ञान की जो शाखा है, उसको हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे। तो सिंपल सा पॉइंट है, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम ऊष्मा और यांत्रिक कार्य के बीच के जो संबंध है उनका अध्ययन करते हैं। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ऊष्मा किस प्रकार से यांत्रिक कार्य में सहयोगी है, या ऊष्मा किस प्रकार से यांत्रिक कार्य में परिवर्तित होती है, कितनी ऊष्मा परिवर्तित हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, ये सारे पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किए जाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत हम कहते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो इसी सिद्धांत पर काम करता है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, या उसी जो सिद्धांत है उस पर दिया गया है। इस ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है उसमें यह कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी सिस्टम को, किसी निकाय को, यहां पर एक चीज पॉइंट नोटिस करेंगे, एक तो निकाय शब्द और दूसरा सिस्टम। निकाय या सिस्टम शब्द का उपयोग करें। निकाय या सिस्टम क्या मतलब है? कोई भी एक ऐसी संरचना जो कि इस तरह से जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा हो, या इस तरह से मान लीजिए कि जिसके द्वारा कोई यांत्रिक कार्य किया जा रहा हो, ठीक है, यानी ऊष्मा या तो उत्सर्जित हो रही हो या ऊष्मा ग्रहण की जा रही हो, या जिसके बारे में हम अपने ऊष्मा गतिकी के विभिन्न जो प्रक्रम है वो पढ़ रहे हो, इन सभी संरचनाओं को हम निकाय या सिस्टम कहेंगे। तो ये शब्द बार बार उपयोग होगा, सिस्टम, निकाय, या इस तरह से ऊष्मा गतिकी के जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनमें सिस्टम वगैरह की चर्चा बार बार होगी। तो पहले यहां पर ये समझ लिया कि सिस्टम या निकाय क्या है। एक ऐसी संरचना जिस पर हमें ऊष्मा गतिकी के नियमों का अध्ययन करना है, वो संरचना निकाय या सिस्टम कहलाएगी। अब ये ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है वो ये कहता है कि अगर हम किसी सिस्टम को ऊष्मा देते हैं, जैसे हमने इसे डेल क्यू ऊष्मा दी, ठीक है, तो अब ये जो ऊष्मा है ये दो काम करने में उपयोग में आएगी। यानी एक तो ये क्या करेगी, इस सिस्टम की जो आंतरिक ऊर्जा है, इस सिस्टम की जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें वृद्धि करेगी। यानी हम ये कहेंगे कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा उसको हम डेल यू लिख सकते हैं। डेल यू यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, यहां पर डेल शब्द जो है वो परिवर्तन को बताता है। तो डेल यू का मतलब है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और फिर मान लीजिए कि ये सिस्टम कुछ बाह्य कार्य भी करता है। सिस्टम क्या करेगा? कुछ बाह्य कार्य भी करता है। तो ऊष्मा जो हमने दी उसको हमने लिखा डेल क्यू, साथ ही इसकी आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ, आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, जो है वो यू है, तो उसका जो परिवर्तन होगा उसको डेल यू से लिख देंगे। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा? डेल यू। और
इसने जो बाह्य कार्य किया उसको हम डेल डब्ल्यू से लिख देते हैं। तो देखिए प्रथम नियम साधारणतः हमें, या सिंपल तरीके से हम कहेंगे तो हमें यह बताता है कि जितनी ऊष्मा हम देंगे वो दो काम करेगी। एक तो इस सिस्टम की, इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और दूसरा इसके द्वारा जो बाह्य कार्य किया जाएगा वो भी इसी ऊष्मा की सहायता से किया जाएगा। तो जितनी ऊष्मा दी जाएगी वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस उसके द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा दो काम करती है। एक तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी, और दूसरा जो उसके द्वारा बाह्य कार्य किया जाएगा उसमें प्रयुक्त होगी। तो दोनों का जो योग है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किए गए बाह्य कार्य का, वो दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। एक सिंपल से पॉइंट से इसको समझते हैं, हालांकि ये सीधा सीधा इससे रिलेटेड तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जो गर्म गैस के गुब्बारे, जिनमें इस तरह से एक टोकरी वगैरह लगा करके जो है कुछ ऊंचाई से किसी क्षेत्र को देखा जाता है, पर्यटन वगैरह में ये काफी उपयोग होते हैं। तो यहां पर क्या किया जाता है कि एक बर्नर वगैरह से इसके अंदर की जो वायु है उसको गर्म किया जाता है। तो यहां पर मान लीजिए कि जितनी ऊष्मा दी उसको हमने कह दिया डेल क्यू। फिर उसके बाद इसकी जो आंतरिक वायु है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है डेल यू, और फिर ये क्या करेगा, जमीन से थोड़ा ऊपर उठना शुरू कर देगा, यानी जितना ये काम करेगा डेल डब्ल्यू। तो प्रथम नियम ये कहता है कि जितनी ऊष्मा हम देंगे वो दो काम करेगी, एक तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और दूसरा बाह्य कार्य। तो इस बाह्य कार्य और आंतरिक ऊर्जा का जो योग होगा वो दी गई ऊष्मा के बराबर होगा। तो सिंपल सा पॉइंट है कि अगर किसी निकाय को, सिस्टम को ऊष्मा दी जाती तो वो निकाय दो काम करेगा, एक तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा और दूसरा बाह्य कार्य करेगा, और इन दोनों का जो योग है वो दी गई ऊष्मा के बराबर होगा। तो यहां पर प्रथम नियम ये कहता है कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य के योग के बराबर होती। तो पहला नियम यहां पर देख लीजिए कि किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त होती है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, और जिसके कारण निकाय का तापमान बढ़ जाता है। एक तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी और दूसरा बाह्य कार्य करने में। तो इन दोनों का योग जो है वो ऊष्मा, दी गई ऊष्मा के बराबर होते हैं। इसे ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहा जाता है। यहां पर आप ये इस तरह से प्रथम नियम देख सकते हैं। फिर है ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम। तो ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम जो है वो ये कहता है कि ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है, यानी ऊष्मा कहां से कहां तक प्रवाहित होगी, किस पदार्थ से या किस निकाय से किस तरफ प्रवाहित होगी, उसके बारे में बताने वाला जो नियम है उसे हम ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम कहते हैं। देखिए इस नियम में दो कथन की सहायता से इस नियम को समझाया जाता है। तो ऊष्मा गतिकी का जो दूसरा नियम है उसमें दो प्रमुख कथन है, एक है केल्विन का कथन और दूसरा है क्लासियस का कथन। कई बार इसे केल्विन प्लांक का कथन भी कहते हैं, क्लासियस का कथन भी कहा जाएगा। तो दोनों कथनों को हम समझ लेते हैं कि केल्विन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन होना असंभव है। केल्विन का जो इस तरह से केल्विन का जो कथन है, केल्विन का कहना है कि ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में बदलना संभव नहीं है। इसका मतलब जैसे अगर मान लीजिए हमने किसी सिस्टम को 100 जूल एनर्जी दी, 100 जूल ऊष्मा दी, तो ऐसा नहीं है कि ये 100 की 100 जूल जो है वो कार्य में बदल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी सिस्टम को ऊष्मा देते हैं तो उस सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और सारी की सारी ऊष्मा किसमें बदल जाएगी, बाह्य कार्य में बदल जाएगी। ऐसा व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। जैसे अगर आप किसी ऊष्मा इंजन या इस तरह से किसी अन्य निकाय वगैरह की भी बात करें, तो जैसे गाड़ियों वगैरह में इंजन है, तो ऐसा थोड़ी है कि जितना हम उसको ऊष्मा देंगे, जैसा जितना पेट्रोल डीजल से उसको ऊष्मा मिलेगी, सारी की सारी ऊष्मा बाह्य कार्य में बदल जाएगी।
कुछ ऊष्मा उस इंजन के तापमान में वृद्धि में भी उपयोग में आ जाती है। तो आपने देखा होगा कि इंजन वगैरह जो है वो गर्म हो जाते हैं जब वो काम करते हैं, या उनसे जब इस तरह से वाहन वगैरह चलते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा इंजन संभव है जो बिना गर्म हुए, यानी उसका तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस भी ना बढ़े, बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, और वो सारी की सारी ऊष्मा को किसमें बदल दे, बाह्य कार्य में बदल दे? ऐसा व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो केल्विन का जो कहना है वो ये कहना है कि भाई ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में बदलना संभव नहीं है। हाँ, अच्छे जो इंजन है वो अधिकतम ऊष्मा को कार्य में बदल सकते हैं, जैसे 90%, 80% या इस तरह से उसके आसपास, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% ऊष्मा किसमें बदल जाएगी, कार्य में बदल जाएगी। तो ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण 100%, 100% संभव नहीं है। दूसरा है क्लासियस का कथन। क्लासियस का कहना है कि ऊष्मा जो है वो हमेशा अधिक ताप की वस्तु से, ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु, हाँ मैंने सोचा कि कहीं उल्टा ना लिखो। क्लासियस का कहना है कि ऊष्मा का जो इस तरह से प्रवाह है वो हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। तो ये तो हमने पिछले टॉपिक्स में भी कई बार पढ़ लिया है कि ऊष्मा जो है वो हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से, उच्च ताप वाली वस्तु से हमेशा कहां जाएगी, निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाती। ये स्वाभाविक गति किसकी, ऊष्मा की। ऊष्मा का जो स्वतः प्रवाह है उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाता है। तो क्लासियस ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि अपने आप ऊष्मा जो है वो निम्न ताप से उच्च ताप की ओर गति करने लगे, ऐसा संभव नहीं है। तो अगर हमें निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा को प्रवाहित करवाना है तो हमें बाहर से कोई ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध करवाना होगा, बाहर से ऊर्जा का कोई स्रोत उपलब्ध करवाना होगा। इस चीज को ऐसे समझिए, जैसे जल है, पानी, ये हमेशा ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर बहता है। हमेशा जल की गति कहां से कहां पर होगी, किसी अधिक ऊंचाई वाली जगह से कम ऊंचाई वाली जगह की ओर होगी। क्या ऐसा संभव है कि पानी अपने आप किसी नीचे स्थल से ऊपर की तरफ बहने लगे? संभव नहीं। तो हम क्या करते हैं कि पानी को कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई तक ले जाने के लिए बाह्य कार्य, या आप कहें कि बाह्य ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि ऊंची टंकी है घरों में, आपने देखा होगा कि टंकियां जो है वो घर की छतों वगैरह पर बनाई जाती, तो यहां पर जो इस तरह से टंकी है वो अधिक ऊंचाई पर, तो वहां तक पानी ले जाने के लिए हमें मोटर वगैरह का उपयोग करना पड़ता है, या इस तरह से हो सकता है कि व्यक्ति खुद जो है वो पानी उठा करके वहां तक ले जाए। तो ऐसा संभव नहीं है कि कम ऊंचाई वाली जगहों से पानी जो है वो अपने आप अधिक ऊंचाई पर चला जाए, उसके लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। सेम जो पॉइंट है वो यहां पर इस तरह से ऊष्मा के लिए भी सत्य है कि ऊष्मा निम्न से हमेशा उच्च तापमान की निम्न से उच्च तापमान की अगर गति करवाना चाह रहे हैं हम, तो वहां पर हमें बाह्य ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक फ्रिज का एग्जाम्पल लेते हैं, जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज जैसे हम कह सकते हैं। अब फ्रिज के बाहर का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर जैसे जो फ्रीजर है वो मान लीजिए कि इस तरह से कम तापमान पर है, और इसके अंदर जो अलग अलग या चैम्बर वगैरह उनके अंदर तापमान अलग है। मान लीजिए कि हम यहां पर तापमान मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। आपने इस पर कोई वस्तु, कोई भोज्य सामग्री इसके अंदर रखी, तो ऊष्मा का साधारणतः प्रवाह जो है वो इस तरह से होगा कि बाहर से ऊष्मा अंदर की तरफ जाएगी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अंदर की ऊष्मा जो है वो बाहर निकले, यानी कम तापमान से अधिक तापमान की तरफ जाए। तो हमें इस तरह से रेफ्रिजरेटर को बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, विद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी ये प्रक्रिया संभव है। लेकिन अगर रेफ्रिजरेटर को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद ये बाहरी ऊष्मा जब अंदर प्रवेश करती जाएगी तो अंदर के जो भोज्य पदार्थ हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे लाइट वगैरह नहीं है तो उस स्थिति में फ्रिज के अंदर रखी हुई वस्तुएं कुछ समय के बाद में खराब होना शुरू हो जाएगी। तो बिना बाह्य ऊर्जा के ये संभव नहीं है कि किसी निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह किया जा सके।
तो यहाँ पर क्लासियस का कथन इसी बात को बताता है कि ऊष्मा अपने कम ताप से अधिक कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती जब तक कि ऊर्जा के लिए बाह्य स्रोत उपयोग न किया जाए। तो दो सिंपल से पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं ऊष्मा इंजन की, यानी ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर ऊष्मा इंजनों का निर्माण किया जाता है। ऊष्मा इंजन जैसे जो गाड़ी वगैरह या वाहनों में जो इंजन उपयोग किया जाता है उन इंजनों को हम ऊष्मा इंजन कहेंगे। अब इस ऊष्मा इंजन के द्वारा यांत्रिक कार्य किए जाते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह में वाहनों में जो इंजन है उसमें हम कोई स्रोत उपलब्ध कराएंगे जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह, फिर उससे जो ऊष्मा बनेगी उस ऊष्मा का रूपांतरण बाह्य कार्य में होगा और इससे वाहन आदि चलते हैं और जिसका उपयोग जो है वो आवागमन में या यातायात वगैरह में किया जाता है। तो यहां पर ऊष्मा इंजन क्या है कि वह युक्ति, वह उपकरण जिसके द्वारा ऊष्मा का यांत्रिक कार्य में रूपांतरण किया जाता है। ऊष्मा को किसमें बदलना है? यांत्रिक कार्य में। इसे हम ऊष्मा इंजन कहेंगे। और ऊष्मा इंजन के तीन भाग होते हैं, इसके मुख्यतः तीन भाग हैं। सबसे पहले है ऊष्मा का स्रोत, यानी ऊष्मा उपलब्ध करवाने वाला कोई स्रोत होना चाहिए। जैसे जब हम बात करते हैं वाहनों में तो उसमें हम पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं, पेट्रोल या डीजल का उपयोग करते हैं। तो पेट्रोल और डीजल का जब इस तरह से दहन होता है, जब वो जलते हैं तो उससे ऊष्मा बनती। इसी तरह से जो भाप का इंजन था, रेलगाड़ियों में पहले जो इस तरह से इंजन उपयोग किया जाता था, आजकल डीजल इंजन या विद्युत वगैरह का उपयोग किया जाता है। तो शुरू में जो रेलगाड़ी वगैरह बनाई गई थी उसमें भाप के इंजन का प्रयोग किया गया था। उसमें ऊष्मा का स्रोत जो है वो कोयला होता था, तो कोयले को जला करके ऊष्मा प्राप्त की जाती थी। आजकल जो गाड़ियां वगैरह है उसमें पेट्रोल डीजल का उपयोग किया जाता है। और आजकल जो ईवी गाड़ियां आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, उनके अंदर ऊष्मा के स्रोत के तौर पर विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा या विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहला होगा ऊष्मा का स्रोत। तो जैसे मोटर इंजन वगैरह में पेट्रोल डीजल वगैरह का उपयोग किया जाता है और रेल के भाप इंजन में कोयला जला करके ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। दूसरा होता है कार्यकारी पदार्थ, यानी कार्यकारी पदार्थ वो है जो कि ऊष्मा को ग्रहण करके यांत्रिक कार्य करता है। जैसे जो भाप का इंजन है उसके अंदर क्या किया जाता है कि जल जो है वो कोयले की ऊष्मा ग्रहण करके भाप में बदल जाता है और फिर उस भाप से जो है जो इंजन है उसको आगे बढ़ाया जाता है जिससे रेल चलती। तो वो पदार्थ जो कि ऊष्मा को ग्रहण करके यांत्रिक कार्य करता है उसे हम कहेंगे कार्यकारी पदार्थ। और जो हमारे इंजन वगैरह हैं या जो वाहनों के इंजन है उसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में वायु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या इसी तरह से जो एरोप्लेन वगैरह है उसमें भी वायु के द्वारा ही ये कार्य किया जाएगा। जैसे एरोप्लेन वगैरह में जो जेट इंजन है, आपने देखा होगा साइड में इस तरह के इंजन है, यहाँ पर इस तरह से एक बहुत बड़ा जो फैन वगैरह लगा होगा। अब यहाँ पर ईंधन जलाएंगे और हवा जो इधर से आएगी वो हवा जब इस तरह से गर्म होकर के बाहर निकलेगी तो आगे की तरफ एक थ्रस्ट, एक धक्का उत्पन्न होगा जिससे एरोप्लेन आगे, वायुयान आगे की ओर बढ़ता है। तो यही जो इस तरह से इंजन वगैरह है इनमें वायु कार्यकारी पदार्थ की तरह उपयोग की जाती है, बाकी भाप के इंजन वगैरह में जल कार्यकारी पदार्थ की तरह उपयोग किया जाता है। अब जो बची हुई ऊष्मा है, जैसे यांत्रिक कार्य हो गया फिर भी थोड़ी बहुत ऊष्मा बच गई, तो उस बची हुई ऊष्मा को जो है इस कार्यकारी पदार्थ क्या करेगा, किसी तीसरे पदार्थ को या आपके तीसरे भाग की ओर ट्रांसफर कर देगा। यानी जो बची हुई ऊष्मा है जो कि यांत्रिक कार्य में प्रयोग नहीं होगी उसको किसी तीसरे भाग या जिसे हम संघनित्र कहते हैं उसको दे दिया जाएगा। साधारणतः जो इंजन वगैरह होते हैं उसमें ये संघनित्र जो है वो आसपास का वातावरण होता है। तो आप देखेंगे कि जो भी अतिरिक्त ऊष्मा है, थोड़ी बहुत जो ऊष्मा बच जाएगी उसको वातावरण में मुक्त कर दिया जाएगा। तो किसी यांत्रिक इंजन में तीन प्रमुख भाग, ऊष्मा इंजन में तीन प्रमुख भाग हैं। जैसे एक तो होगा ऊष्मा का स्रोत, दूसरा हो जाएगा कार्यकारी पदार्थ और तीसरा हो जाएगा संघनित्र। तो संघनित्र जो है वो क्या करता है कि कार्य करने के पश्चात जो कार्यकारी पदार्थ है वो अतिरिक्त ऊष्मा को किसको दे देगा, संघनित्र को। और इस संघनित्र का ताप ऊष्मा स्रोत के ताप से बहुत कम होता है, क्योंकि अगर संघनित्र का ताप ज्यादा होगा तो ऊष्मा उसकी तरफ प्रवाहित नहीं होगी। तो साधारण इंजनों में बाह्य वायुमंडल ही संघनित्र अथवा सिंक का काम करता है। सिंक का मतलब है जो अतिरिक्त या बची हुई ऊष्मा है वहां पर डंप कर दी जाती है, वहां पर निकाल दी जाती। तो ये ऊष्मा इंजन। अगला पॉइंट है ऊष्मा इंजन की दक्षता। दक्षता का मतलब होता है कि कितनी ऊष्मा वो ग्रहण कर रहा है
और उससे कितना कार्य हो रहा है। सिंपल सा पॉइंट है कि ऊष्मा इंजन की जो दक्षता है, या जिसको हम इस तरह से एन से लिखेंगे, ये बताता है कि कोई इंजन या कोई ऊष्मा इंजन जो है वो कितना बाह्य कार्य कर रहा है और कितना बाह्य कार्य कर रहा है, और उसमें जो ऊष्मा उपयोग की जा रही है, उसके द्वारा ऊर्जा या ऊष्मा का उपयोग किया जा रहा है, उन दोनों का जो अनुपात है वो ऊष्मा इंजन की दक्षता कहलाता है। देखिए, अगर यहां पर सारी की सारी ऊष्मा अगर बाह्य कार्य में बदल जाए तो ऊष्मा इंजन की दक्षता 1 या 100% होगी। वैसे अगर अंक में देखें तो 1, और अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो वो 100% होगी, लेकिन ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी हमने क्लासियस के कथन से पढ़ा है कि केल्विन के कथन से हमने पढ़ा है कि संपूर्ण ऊष्मा को, सारी की सारी ऊष्मा को बाह्य कार्य में बदलना संभव नहीं है। कुछ ऊष्मा उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में भी उपयोग आ जाती है। तो यहां पर देखेंगे कि जितनी ऊष्मा हम देंगे वो कभी भी पूरी तरह से बाह्य कार्य में नहीं बदलेगी। तो किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% होना संभव नहीं है। हाँ, अच्छे जो इंजन हैं उनकी ऊष्मा दक्षता जो है वो 90%, 95, 85, 80 के आसपास रह सकती है, लेकिन 100% संभव नहीं, क्योंकि इससे फिर वो जो केल्विन का कथन है ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम में, वही गलत सिद्ध हो जाएगा। तो आदर्श रूप में इस प्रकार का कोई इंजन संभव नहीं है जो कि 100% दक्ष हो, या सारी की सारी ऊष्मा जो उसे मिले उसको किस में बदल दे, बाह्य कार्य में। तो यहां पर यह बताया गया है कि किसी ऊष्मा इंजन में प्रति चक्र जो कुल कार्य किया जाता है और कार्यकारी पदार्थ द्वारा स्रोत से जो ऊष्मा ली जाती है, उनका अनुपात क्या कहलाता है, ऊष्मा इंजन की तापीय दक्षता कहलाता है। और किसी ऊष्मा इंजन की तापीय क्षमता 100% से हमेशा कम रहती, अतः तापीय दक्षता सदैव 1 से कम रहेगी, या तो 1 से कम आनी, या प्रतिशत में देख सकते हैं कि 100 से कम रहेगी। फिर है समतापी प्रक्रम, यानी एक ऐसा प्रक्रम जिसमें परिवर्तन हो रहा हो लेकिन उसका तापमान जो है वो स्थिर रहता हो। तो इस प्रकार का जो भी प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, समतापी प्रक्रम कहेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में 1 किलोग्राम बर्फ है, आइस। अगर आप इसे ऊष्मा देंगे, ये 0 डिग्री सेल्सियस प्रति ऊष्मा देंगे, तो ये पहले 1 किलोग्राम जल में बदलेगा जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये एक ऐसा उदाहरण है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें तापमान स्थिर रहता है। ऐसे प्रोसेस को, ऐसे प्रक्रम को हम समतापी प्रक्रम कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल है, उसको अगर हम ऊष्मा देते हैं तो ये पहले 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में बदलेगा। तो यहां पर भी देख सकते हैं कि ऊष्मा देने पर प्रक्रम का तापमान नहीं बदल रहा है, तापमान स्थिर रह रहा है। तो इस प्रकार के उदाहरण जो है वो समतापी प्रक्रम के। जब किसी निकाय में किसी प्रकार का परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का तापमान पूरी प्रक्रिया में स्थिर रहे, तो इस तरह के परिवर्तन को लिखित समतापी, इस तरह के परिवर्तन को समतापी प्रक्रम कहते हैं। दूसरा है रुद्धोष्म या एडियाबैटिक। देखिए, कोई प्रक्रम इस तरह से हो कि वो ना तो वातावरण से ऊष्मा ग्रहण करे और न ही वातावरण में ऊष्मा का त्याग करे। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम है उसे हम क्या कहेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम कहेंगे। यानी यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो रहा है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय न तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और न ही उससे कोई ऊष्मा ले, तो इस प्रकार के परिवर्तन को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। जैसे इसको समझिए कि अगर मान लीजिए कि एक ऐसा निकाय है जो न तो बाहर से ऊष्मा ले रहा है और न ही वातावरण को ऊष्मा दे रहा है, यानी वातावरण और निकाय के बीच में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है,
तो इस प्रकार के प्रक्रम को रुदोष्म या एडियाबेटिक प्रक्रम कहते हैं। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए कि अचानक से टायर फट जाए तो उसकी जो वायु है वो प्रसारित होगी, और चूंकि ये परिवर्तन इतना तीव्र होगा कि ये जो फैलने वाली वायु है ये वातावरण से ऊष्मा नहीं ले पाएगी, तो ये क्या करेगी, अपनी आंतरिक ऊष्मा का उपयोग करेगी, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जब टायर फटता है और उसमें से जब हवा प्रसारित होकर के बाहर निकलती है तो उसका तापमान कम हो जाता है। या इसी तरह से मान लीजिए एक थर्मस है। अब थर्मस चूंकि इस तरह से बाहरी वातावरण के साथ में कोई संपर्क नहीं रखता ऊष्मा का, साधारणतः इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो अगर थर्मस में हम कोई पदार्थ है उसको भर करके, लिक्विड को भर करके उसको घुमाएं तो इसका जो तापमान बढ़ रहा है ये भी रुदोष्म प्रक्रम का उदाहरण है, क्योंकि ये जो प्रक्रम है ये अपनी आंतरिक ऊर्जा या अब यहां पर जो घर्षण हो रहा है उससे ऊष्मा लेकर के अपने तापमान में वृद्धि कर रहा है। वातावरण से इसको कोई भी ऊष्मा न तो मिल रही है, न ही ये वातावरण में कोई ऊष्मा त्याग कर पा रहा है। तो रुदोष्म प्रक्रम इस प्रकार के प्रक्रम है जिसमें निकाय और वातावरण के बीच में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। यह प्रक्रिया रुदोष्म प्रक्रम का उदाहरण है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अचानक से प्रसारित होगी तो उसको वातावरण से ऊष्मा नहीं मिलेगी, तो अपनी आंतरिक ऊष्मा का प्रयोग करेगी, जिससे अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग करेगी, जिससे उसका तापमान कम हो जाएगा, और तापमान कम होने से जैसे ही उसका तापमान उसके हिमांक बिंदु से नीचे जाएगा वो ठोस रूप में बदल जाएगी। अब अगला पॉइंट है न्यूटन का शीतलन नियम। देखिए शीतलन का मतलब क्या है, ठंडा होना। किसी वस्तु का तापमान ज्यादा है यानी उसमें ऊष्मा का मान अधिक है, तो समय के साथ में उसमें ऊष्मा की हानि होती रहेगी, यानी वस्तु का तापमान कम होता रहेगा, उसमें ऊष्मा की मात्रा कम होती रहेगी। इस प्रक्रिया को हम शीतलन या कूलिंग कहते हैं। तो न्यूटन ने यह बताया कि अगर कोई वस्तु उच्च तापमान पर या अधिक ऊष्मा की स्थिति में, इसको समझिए, जैसे कोई वस्तु है, इस वस्तु के ठंडे होने की दर यानी शीतलन की दर इस बात पर निर्भर करेगी कि इसके और आसपास के परिवेश के तापमान में कितना अंतर है। यानी इस वस्तु और परिवेश के बीच कितना तापांतर है, इस बात पर निर्भर करेगी कि वस्तु का शीतलन जो है, शीतलन की दर किसके समानुपाती होगी, तापांतर के समानुपाती होगी। तापांतर क्या मतलब है कि वस्तु और परिवेश के तापमान में कितना अंतर है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में दो एग्जाम्पल है। जैसे हमने एक इस तरह से बर्तन लिया जिसमें जल भरा है और जल का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा एक बर्तन है जिसमें इसमें भी जल भरा है और इसका तापमान जो है वो मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है। अब इन दोनों को जब एक साथ रखेंगे और परिवेश का तापमान हम मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है, अब देखिए कि यहां पर तापांतर 60 है, यहां पर तापांतर 20 है। तो दोनों अगर जो वस्तुओं की बात करें तो वस्तु जो ए है जिसका तापमान और परिवेश के तापमान में ज्यादा अंतर है वो अधिक ठंडी, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, और ये जो इस तरह से दूसरी वस्तु है जिसका तापमान या उसके और परिवेश के तापमान में अंतर कम होने के कारण ये धीरे धीरे ठंडी होगी। तो इसको सिंपल सा इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे सर्दियों में कई बार हम क्या करते हैं कि नहाने के लिए गर्म पानी का उपयोग करते हैं। अब गर्म पानी को अगर हम इस तरह से बाल्टी में डाल करके, बकेट में डाल करके सीधा इसी तरह से रख देंगे तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला करके उसका तापमान उस टेम्परेचर के आसपास कर लिया जाए जिसका उपयोग हम नहाने के लिए करेंगे, यानी इतना तापमान जितना कि हम नहाने के लिए उपयोग करेंगे, तो हम देखेंगे कि अगर किसी गर्म पानी में ठंडा पानी मिला करके रख दिया जाए तो वो जो गुनगुना या जो भी पानी टेम्परेचर बनेगा वो कम जो है इस तरह से गति से ठंडा होगा।
और ज्यादा जो इस तरह से गर्म या उबलता हुआ पानी होगा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो तापमान, वस्तु के तापमान और परिवेश के तापमान में जितना ज्यादा अंतर होगा वस्तु उतनी जल्दी ठंडी हो जाएगी। ये उसी तरह से है जैसे पानी को जितना ज्यादा ढाल मिलेगा पानी उतनी तेजी से बहेगा। तो यहां पर भी ऊष्मा की जो दर है वो ऊष्मा जो उत्सर्जित होने की दर है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि वस्तु और उसके आसपास का जो परिवेश है इन दोनों के बीच में ताप का जो अंतर है, तापांतर है, वो कितना है। तापांतर जितना ज्यादा होगा वस्तु के ठंडे होने की दर भी उतनी ही अधिक होगी। इसी को हम न्यूटन का शीतलन का नियम कहते हैं। अर्थात या इसमें क्या गया कि तापांतर अधिक होने पर ऊष्मा हानि की दर अधिक होगी और तापांतर कम होने पर ऊष्मा हानि की दर भी कम होती। नेक्स्ट पॉइंट है कृष्ण पिंड या ब्लैक बॉडी। कृष्ण पिंड या ब्लैक बॉडी का मतलब होता है कि देखिए वस्तुओं के जो रंग हैं वो उनके ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित करने की जो दर है उसको प्रभावित करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो उस पर आपतित होने वाले सभी जो विकिरण है उनको उत्सर्जित कर रही है, यानी ये कोई परावर्तक सतह है, तो हम देखेंगे कि इसका रंग जो है वो ये चमकीला या इस तरह से श्वेत या सफेद रंग के आसपास होगा। तो सफेद जो वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं, ज्यादातर जो उन पर विकिरण आपतित होंगे उनको क्या कर देगी, परावर्तित कर देगी। लेकिन वहीं पर अगर हम किसी कृष्ण पिंड या किसी ब्लैक बॉडी की बात करें, यहां पर इस तरह से किसी कृष्ण पिंड या ब्लैक बॉडी या काली वस्तु की बात करें, तो वो क्या करती है, अपने ऊपर आपतित होने वाले विकिरणों में ज्यादातर को उत्सर्जित कर लेती, यानी उस पर जितने भी ऊष्मा की विकिरण उत्सर्जित आपतित होंगे उनमें से अधिकतर को वो क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। तो इसका मतलब कृष्ण पिंड या जो ब्लैक बॉडी है वो एक ऐसी वस्तु है जो काले रंग की होगी और उस पर आपतित होने वाले ज्यादातर विकिरण जो है वो उसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम गहरे रंग के या इस तरह से काले वस्त्र वगैरह पहन करके धूप में निकलें तो हमें ज्यादा गर्मी लगेगी। तो गर्मियों में आपने देखा होगा कि लोग जो है वो धूप में काले कपड़े पहनने से बचते हैं, क्योंकि काला जो रंग है वो अधिक अवशोषक या ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। और वहीं पर अगर आप देखें कि अगर जो है श्वेत कलर के, सफेद रंग के कपड़े पहन करके लोग जब निकलते हैं तो उस कपड़ों में गर्मी कम लगेगी। कारण क्या है कि सफेद जो रंग है वो ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है, वो सभी विकिरणों को अवशोषित नहीं करेगा। तो गर्मियों में जो इस तरह से सफेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं उनके पीछे भी इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है कि जो गहरी या काले रंग की वस्तुएं हैं वो उस विकिरणों का अधिक अवशोषण करेगी, जिससे उनमें तापमान बढ़ जाता है, और जो वस्तुएं सफेद रंग की है, श्वेत रंग की है, वो ऊष्मा को परावर्तित करेगी, जिससे उनका तापमान उतना जल्दी नहीं बढ़ पाता। तो कृष्ण पिंड या जो ब्लैक बॉडी है वो क्या है कि काली वस्तु ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती, ऐसी काली वस्तु जो अपने ऊपर पड़ने वाले संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, कृष्ण पिंड या ब्लैक बॉडी कहलाती। उत्सर्जन क्षमता या एमिशन कैपेसिटी, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए कि किसी वस्तु से हमें या कोई वस्तु जो है वो ऊर्जा का या विकिरणों का उत्सर्जन कर रही है, यानी उसमें से विकिरण निकल रही है। तो प्रत्येक वस्तु विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, और किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में, जैसे हम मान लें कि कोई वस्तु या जिसका कोई 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो 1 सेकंड में कितने विकिरण उत्सर्जित कर रही है, ये उसकी उत्सर्जन क्षमता कहलाएगी, एमिशन कैपेसिटी कहलाएगी। यानी किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल द्वारा एकांक समय में जितनी ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाएगा उसे उसकी उत्सर्जन क्षमता कहेंगे। चमकदार या पॉलिश की हुई सतह से ऊष्मा का उत्सर्जन खुरदरी सतह की अपेक्षा बहुत कम होता है, यानी जो चमकदार और पॉलिश की हुई सतह है वो ऊष्मा का उत्सर्जन कम करती, और इसीलिए जो है थर्मस की दीवारें जो है वो चमकदार बनाई जाती है ताकि वो ऊष्मा का जो उत्सर्जन या अवशोषण कम करे। दूसरा है अवशोषण क्षमता, तो किसी वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में अवशोषित ऊर्जा को उस वस्तु की अवशोषण क्षमता कहते हैं। तो दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो एकांक क्षेत्रफल जैसे 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल प्रति सेकंड जितनी
प्रति सेकंड जितनी ऊष्मा या ऊर्जा ग्रहण करे तो वो उसकी अवशोषण क्षमता हो जाएगी, और जितनी ऊष्मा जो है उत्सर्जित करे वो उसकी उत्सर्जन क्षमता हो जाएगी। दो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, कई बार इस तरह से छोटे क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। अब यहां पर जो ब्लैक बॉडी है उससे संबंधित पॉइंट कि सर्दियों में काले और गहरे रंग के कपड़े पहनने से अधिक ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो जिससे ये वस्त्र जो है वो अधिक गर्म प्रतीत होता है, जबकि सफेद व हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं और वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा या अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जिससे गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र अधिक शीतलता प्रदान करते हैं। सर्दियों में गहरे रंग के और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं। किरचॉफ का नियम, सिंपल सा एक नियम है ऊष्मा के अंतर्गत कि किरचॉफ का कहना है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, यानी वो वस्तुएं जो ऊष्मा का अधिक अवशोषित करती है, कम तापमान पर अधिक अवशोषण करेगी, वो उच्च तापमान पर अधिक उत्सर्जित भी करेगी। जैसे अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि दो वस्तुएं हैं सफेद और काली, अगर इसको कम तापमान पर रखेंगे तो जो काली वस्तु है वो ऊष्मा का अधिक अवशोषण करेगी, अधिक अवशोषण करेगी। इसका मतलब क्या है कि काली वस्तु जो है वो निम्न ताप पर अधिक अवशोषण करती है, यह अच्छी अवशोषक। लेकिन जब हम बात करें कि इन वस्तुओं को अगर आप अधिक तापमान पर रखते हैं, यानी इनको अगर गर्म करके किसी अंधेरे कमरे में रखें, तो हम देखेंगे कि जो वस्तु निम्न ताप पर अधिक अवशोषण कर रही थी वो वस्तु उच्च ताप पर अधिक उत्सर्जन भी करेगी। तो यही किरचॉफ का नियम है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। इसका मतलब क्या है कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यानी अंधेरे में एक काली वस्तु एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रख दिया जाए तो किरचॉफ के नियम अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक का कार्य करेगा, अर्थात अंधेरे में काली वस्तु ही अधिक चमकेगी, क्योंकि कम तापमान पर काली वस्तु ऊर्जा का या ऊष्मा का अधिक अवशोषण कर रही है, तो उच्च ताप पर वो ज्यादा उत्सर्जन करेगी। स्टीफन का नियम, ये भी हमने पहले तापमापी में भी पढ़ा था। तो स्टीफन ने कहा कि प्रत्येक वस्तु से जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं वो उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होते हैं, यानी किसी वस्तु से विकिरण उत्सर्जन की जो दर है वो उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती, यानी जितना उसका तापमान अधिक होगा उससे उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की दर भी अधिक होगी। इसी को हम स्टीफन का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पर एक नियतांक का उपयोग करते हैं जिसे हम स्टीफन नियतांक कहते हैं। ये T4 है, T की पावर है 4, और जो सिग्मा है स्टीफन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁸। तो यहाँ पर स्टीफन का नियम जो ये बताता है कि जितना तापमान अधिक होगा किसी वस्तु का उससे ऊष्मा के या जो विकिरण के उत्सर्जित होने की जो दर है वो उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट है जल का असामान्य प्रसार। ये एक पॉइंट है जो कई बार इस तरह से एग्जाम से पूछा जाता है। देखिए सामान्यतः जो पदार्थ होते हैं ठोस अवस्था में, तो उनका आयतन जो है वो उनके द्रव अवस्था के आयतन से कम होता है। यानी साधारणतः ठोस क्या करते हैं कि जब ऊष्मा पाकर के द्रव में बदलते हैं तो उनका आयतन बढ़ जाता है, लेकिन जल के अंदर यह प्रक्रिया थोड़ी अलग है। जल के अंदर जो बर्फ है उसका आयतन, बर्फ का जो आयतन है वो जल के आयतन से अधिक होता है। जल के आयतन से अधिक होगा यानी घनत्व कम होगा, और इसी कारण से बर्फ जो है वो पानी पर तैरती। कारण क्या है इसका? देखिए जल के अंदर विभिन्न अणु जो है, बर्फ के अंदर विभिन्न जो H2O के अणु हैं वो आपस में इस प्रकार से संयोजित हो जाते हैं कि वहां पर एक जालक जैसी संरचना बन जाती है और उनके अंदर वायु वगैरह के कण जो है वो फंस जाते हैं, और इसी कारण से उसका घनत्व कम हो जाता है और बर्फ जो है वो इस तरह से कम घनत्व की एक
ठोस वस्तु बन जाती। आयतन ज्यादा है लेकिन घनत्व कम है। घनत्व का मतलब अणु कितने पास पास। अब जब हम इस तरह से इस बर्फ को गर्म करेंगे तो इसके जो अंतराण्विक बल हैं या विभिन्न अणुओं के बीच में जो बल हैं वो टूटेंगे और ये अणु पास पास आ जाएंगे। और जब अणु पास पास आएंगे तो इसका आयतन कम होगा, और आयतन कम होगा और इसकी वजह से क्या होगा, इसका घनत्व बढ़ जाएगा। और इसी को हम कहते हैं जल का असामान्य प्रसार। तो सामान्यतः पदार्थों को जब गर्म किया जाता है तो उनका प्रसार होता है, किंतु जब जल को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो वह सिकुड़ता है। सिकुड़ने का मतलब आप देख सकते हैं कि पहले जो अणु दूर दूर एक दूसरे से इस तरह से जालक जैसी संरचना बना रहे थे, अब जब उनके बीच के बंध टूटेंगे तो वो आपस में एक दूसरे के पास में आएंगे, और इसी को हम कहेंगे कि उसका आयतन कम हो रहा है और घनत्व जो है वो बढ़ रहा है। तो जल सिकुड़ता है, अर्थात जल के आयतन में कमी आती है। यही कारण है कि जल का घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, अर्थात जल का न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा, और इसी को हम जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। इसलिए बर्फ का आयतन जल के आयतन से कम होता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि समुद्रों में जो बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं वो कितने ही भारी क्यों ना हो, वो समुद्रों की सतह पर इस तरह से तैरते रहेंगे। जैसे बड़े बड़े जो हिमखंड हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं वो इस तरह से समुद्रों के अंदर तैरते रहते हैं। या कभी भी आपने देखा होगा कि पानी के अंदर जब बर्फ डालते हैं तो बर्फ जो है वो हमेशा उसके ऊपर तैरती है, कभी भी उसके तल में नहीं बैठेगी। इसका कारण क्या है कि बर्फ का जो आयतन है वो जल के आयतन से ज्यादा है और घनत्व कम। कोई वस्तु जल में तभी तैरती है जब उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। तो जल का घनत्व जो है या कहीं बर्फ का घनत्व चूंकि जल के घनत्व से कम होगा, इसीलिए बर्फ जो है वो जल में तैरती है। अब एक और पॉइंट है वाष्पन, वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन, सॉरी। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम द्रव को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, तो वो इस तरह से वाष्प में बदलती है और उस बिंदु को हम क्वथनांक कहते हैं। अब अगर मान लीजिए ऐसा हो कि हमारे आसपास के परिवेश में क्वथनांक से कम के तापमान पर द्रव जो है वो वाष्प में बदल रहा है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि द्रव की सतह कहीं पर ओपन है तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे ऊपर का जो सतह का जो पानी है वो वायुमंडल में इस तरह से वाष्पित होता रहता है। जैसे अगर मान लीजिए गर्मियों में आपने देखा होगा कि अगर सतह पर पानी वगैरह, फर्श पर पानी वगैरह गिर जाए तो कुछ समय के बाद में वो अपने आप वाष्प में बदल जाएगा। गीले कपड़े कुछ समय के बाद अपने आप सूख जाते हैं। तो ये जो इस तरह से द्रव का वाष्पन में बदलना है क्वथनांक से कम या बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर, इस प्रक्रिया को, इस घटना को वाष्पन कहते हैं। और ये क्या होगा कि द्रव की जो खुली सतह होगी उससे प्रत्येक ताप पर द्रव जो है वो धीरे धीरे वाष्प में बदलता रहता है, और यही क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे समुद्रों की सतह के ऊपर जो जल है उसका वाष्पीकरण होने से जल वाष्प बनती है, जो कि वायुमंडल की ऊपरी परत में जाकर के या क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह में जाकर के संघनन की प्रक्रिया के द्वारा बादलों का निर्माण करती। अब वाष्पीकरण की प्रक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी वायुमंडल में अगर ऊष्मा कम है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होगी। जैसे हमने कई बार देखा होगा कि सर्दियों में जो गीले वस्त्र हैं वो जल्दी नहीं सूखते हैं। कारण क्या है, सर्दियों में तापमान क्या है, कम है, जिसकी वजह से जल का वाष्पीकरण उतनी तेज गति से नहीं हो पाता है। तो जितनी ज्यादा ऊष्मा अधिक होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। तो गीले कपड़े या इस तरह से अन्य जो प्रक्रिया, तालाबों वगैरह का जल, या जैसे हमने देखा होगा मिट्टी के घड़े में जल जो ठंडा होता है उसके पीछे भी इसी प्रक्रिया का योगदान। तो वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आर्द्रता। जैसे अगर वायुमंडल में नमी ज्यादा है तो वाष्पन की जो गति है वो कम हो जाती है, क्योंकि अगर वायुमंडल में पहले से ही नमी है तो अतिरिक्त नमी ग्रहण करने की उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह से बरसाती मौसम हो, रेनी सीजन हो, वायुमंडल में नमी की मात्रा अधिक हो, तो उस कंडीशन में कपड़े जो हैं वो जल्दी नहीं सूखते हैं। दूसरा तापमान जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतना अधिक होगा, क्योंकि जल ताप ग्रहण करके वाष्प में बदलता रहेगा। तो तापमान अधिक होने पर जल के वाष्प में बदलने की दर भी बढ़ जाती। फिर वायु की गति। अगर वायु तेज गति से बह रही है तो ये क्या करेगा, किसी जल की सतह के पास से जो आर्द्रता है उसको हटाते रहने में
सहायक सिद्ध होगी। तो जितनी जल्दी यहां से वायु हटती जाएगी, जो जल का वाष्पीकरण है वो उसी तरीके से या उसी गति से बढ़ता जाएगा। तो तेज हवा बहने से द्रव की सतह पर एकत्र वाष्प लगातार हटती रहती है, जिससे वाष्पीकरण तीव्र होता है। अब है द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल। अब जितना ज्यादा इस तरह से द्रव की सतह होगी, जितनी ज्यादा सतह होगी उतना ही वाष्पीकरण अधिक होगा। तो समुद्रों वगैरह से वाष्पीकरण अधिक क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत बड़े क्षेत्र में इस तरह से फैल जाते हैं या उनका क्षेत्रफल अधिक होता है। या कप की अपेक्षा प्लेट में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसकी ऊष्मा जो है वो जल्दी जो है वातावरण में निकल जाएगी। फिर है दाब। अधिक दाब होने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो अगर वायुमंडल का दाब अधिक है तो उससे तो उस क्षेत्र में जल के वाष्प में बदलने की दर भी कम हो जाएगी। जैसे चंद्रमा पर जो जल है, अगर हम चंद्रमा पर जल की बात करें, मतलब अगर चंद्रमा पर हम द्रव को गर्म करें तो ये जल्दी जो है वाष्प में बदल जाएगा, क्योंकि वहां पर वायु का दाब कम है। पृथ्वी पर उसी प्रक्रिया को अगर हम देखें तो यहाँ पर जल जो है वो थोड़ा देर से वाष्प में बदलेगा, क्योंकि पृथ्वी पर वायु दाब का मान अधिक है। दैनिक जीवन में वाष्पीकरण के उदाहरण, तो गर्मियों के मौसम में जब हमारे शरीर का पसीना सूखता है तो ये जो प्रक्रिया है वाष्पीकरण के कारण ही संभव होती है। जैसे मान लीजिए कि शरीर पर जो पसीना आता है और वातावरण के तापमान से या उसमें जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, जिससे हमारी जो शरीर की जो सतह है, त्वचा का तापमान जो है वो कम हो जाएगा। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर से ऊष्मा लेता है। तो जल जो पसीना है वो वाष्प में बदलने के लिए हमारे शरीर से ऊष्मा लेगा, जिससे हमें ठंडक या कूलिंग का एहसास होगा। दूसरा, गर्मी के मौसम में पानी का छिड़काव करने से ठंडक प्राप्त होती है। जैसे जमीन पर अगर पानी छिड़क देंगे तो जमीन की जो ऊष्मा है, धरती की जो ऊष्मा है, उसको जल ग्रहण करेगा और वाष्प में बदल जाएगा, जिससे जमीन या उस सतह के आसपास हमें ठंडक अनुभव होगी। फिर एक कूलर से प्राप्त जो ठंडक है वो वाष्पीकरण का ही परिणाम है। जैसे कूलर के आसपास जो इस तरह से टाट वगैरह के पर्दे लगाए जाते हैं जिनमें पानी प्रवाहित होता है। अब उनमें से जब वायु प्रवाहित होती है तो उस जल के वाष्पीकरण से वायु में नमी की मात्रा बढ़ती है और इसकी वजह से हमें ठंडक अनुभव होती है। इसी तरह से गर्मियों में मिट्टी के घड़े या सुराही में रखा पानी वाष्पीकरण के कारण ही अधिक ठंडा प्रतीत होता है। जैसे मिट्टी के जो बर्तन या घड़े वगैरह है, उनके अंदर जो छिद्र हैं, उन छिद्रों से जल बाहर आता है और ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया के लिए आंतरिक जल से ऊष्मा ग्रहण करता है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि आंतरिक जल का तापमान कम हो जाएगा और हमें जो जल है वो ठंडा प्रतीत होगा। इसी तरह से स्प्रे इत्र आदि की बोतलों को बूंदों के रूप में निकालने पर द्रव में ठंडक वाष्पीकरण के कारण होती है। जैसे परफ्यूम, अल्कोहल वगैरह अगर हाथ पे लगे तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया में हमारे शरीर से ऊष्मा लेता है, जिससे हमें उस सतह पर ठंडक का अनुभव होगा। तो ये हमारा इस तरह से ऊष्मा गतिकी का वाला ये हमारा जो ऊष्मा गतिकी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो इस ऊष्मा के टॉपिक में हमने सबसे पहले ऊष्मा की बात की, फिर तापमान और उसके विभिन्न पैमाने और तापमापी के बारे में बात की। उसी के अंतर्गत हमने तापीय प्रसार वगैरह को भी डिस्कस किया था। और जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट था, जैसे ऊष्मा गतिकी या इसी तरह से जो किरचॉफ या न्यूटन का जो शीतलन नियम है, या कृष्ण पिंड या ब्लैक बॉडी वगैरह क्या होती है, वाष्पीकरण, जल का सामान्य प्रसार वगैरह क्या होता है, वो सब हमने इस टॉपिक में कंप्लीट किया। तो ये हमारा ऊष्मा गतिकी का जो आरएएस का जो सिलेबस में दिया गया टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक की जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। और तब तक के लिए धन्यवाद।